हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का जो 5th टेस्ट चल रहा है, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इससे पहले हम इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हमने डोबेराय ने ट्राइड्स के बारे में जानकारी ली थी। उस समय जो नॉन एलिमेंट थे उसके हिसाब से डोबेराय ने ट्राइड्स दिया था, तो केवल 3 ट्राइड्स दिए थे, जिसके अंतर्गत लिथियम सोडियम पोटेशियम रखा गया था एक ट्राइड में, दूसरे ट्राइड में कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम को रखा गया था, तीसरे ट्राइड में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को रखा गया था। तो डोबेराय ने 3 ट्राइड्स को दिया था। आज की इस वीडियो में हम न्यूलैंड का जो ऑक्टेव लॉ है उसको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलो शुरू करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पार्ट 2, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। द अटेम्प्ट्स ऑफ डोबेरायर एनकरेज्ड अदर केमिस्ट टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विथ देयर एटॉमिक मासेस। देखो, हमने कहा ना कि डोबेरायर का जो ट्राइड्स था वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन डोबेरायर के प्रयासों ने दूसरे जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक जो थे, रासायनिक जो थे, को तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए एक प्रोत्साहन दिया। ठीक है, हमने कहा ना कि डोबेरायर को जो ट्राइड्स थे, 3 ट्राइड्स थे, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो 3 ट्राइड्स जो दिए थे उनमें कुछ तो सिमिलरिटीज थी। ठीक है, उनमें कुछ तो सिमिलरिटीज थी, तो उनके गुणधर्मों को डोबेरायर ने एक्सप्लेन किया था। तो आने वाले जो वैज्ञानिक थे, तो उनके लिए यह फायदेमंद हुआ कि कैसे उनके जो गुणधर्म होंगे, जो प्रॉपर्टीज होंगी, वो एक दूसरे से सिमिलरिटीज होंगी। इन 1866 जॉन न्यूलैंड, an English scientist, arranged the then known elements in order to increasing atomic masses। ठीक, कितने में कह रहे हैं हम? इन 1866, 1866 में। ठीक है, जॉन न्यूलैंड एन इंग्लिश साइंटिस्ट। ठीक है, जॉन, क्या नाम है इनका? जॉन न्यूलैंड्स, अंग्रेज वैज्ञानिक है। जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। arranged the known elements then known elements in the order of increasing atomic masses। उस समय जो नोन एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। परमाणु द्रव्यमान जो था, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। He started with the elements having the lowest atomic masses, hydrogen, and ended at thorium, which was the 56th element। ठीक है, उन्होंने क्या किया? सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर उसे समाप्त किया। क्या काम ने? ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मासेस। उस समय जो नॉन एलिमेंट थे उसमें सबसे कम द्रव्यमान किस एलिमेंट का था? हाइड्रोजन का। सबसे कम जो एटॉमिक मासेस था वो हाइड्रोजन एलिमेंट का था। तो हाइड्रोजन में एलिमेंट से उन्होंने स्टार्ट किया और कहाँ पर जाकर खत्म किया? थोरियम। 56 जो एलिमेंट नोन था वहाँ पर, उस पर जाके उन्होंने उस अपने जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था, जो एलिमेंट का एक्सप्लेनेशन पार्ट था, उसको 56 थोरियम पर जाके क्या किया? समाप्त किया। ही फाउंड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट एंड हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। देखो, बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट है, यही इसका स्टेटमेंट भी है। ही फाउंड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने पाया कि प्रत्येक जो आठवां होगा, एवरी एट्थ, प्रत्येक आठवां तत्व का गुणधर्म पहले वाले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव फाउंड्स इन म्यूजिक। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। किससे कह रहे हैं हम? ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक। जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं, म्यूजिकल नोट में आठवें जो सॉन्ग सारे गामा पा वाला जो कंसेप्ट है वो आगे आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वैसे इन्होंने देखा कि जो प्रत्येक आठवां एलिमेंट होगा वो पहले वाले एलिमेंट से सिमिलरिटीज दिखाता है। देयरफॉर ही कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इट इज नोन एज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उन्होंने इसकी तुलना संगीत से की थी, ठीक है, इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। हमें देयरफॉर ही कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसलिए उन्होंने इसे क्या कहा? अष्टक सिद्धांत कहा। इट इज नोन एज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसको किस नाम से जाना जाता है? न्यूलैंड का अष्टक नियम।
इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी द सेम। उन्होंने देखा कि न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म समान थे। सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम। सोडियम क्या है? लिथियम के 8वें तत्व है। क्या कहा हमने? उन्होंने देखा कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेव लॉ आया था, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम आया था, ऑक्टेव लॉ आया था, तो उसमें जो सोडियम है और जो लिथियम है उसकी सिमिलरिटीज थी, प्रॉपर्टी सिमिलर थी। तो उन्होंने लिथियम रखा, तो लिथियम के 8वें नंबर पर कौन सा एलिमेंट आ गया उसके बाद? सोडियम। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल ईच अदर। उन्होंने देखा कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो भी एक दूसरे से समानता रखते हैं, उनमें भी एक दूसरे में बहुत ज़्यादा समानता है, सिमिलरिटीज है। अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव इज गिवन इन टेबल 4.5.3। तो देखिएगा न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, न्यूलैंड ऑक्टेव जो लॉ है, उसको यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। वहाँ पर जो नॉन एलिमेंट होंगे उस समय के जो तत्व थे उनको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पार्ट में दिया गया है। सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा होता है ना म्यूजिकल नोट, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो इस ढंग से म्यूजिकल नोट्स जैसे चलते हैं तो इसी में सिमिलरिटीज है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या रखा है यहाँ पर? हाइड्रोजन रखा हुआ है। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर रिपीट किया इसके बाद, फिर कहाँ पर आ गया वापस? यहाँ पर क्या आएगा? फ्लोरीन। ठीक है, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। फिर रिपीट हुआ, यहाँ आए क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। इस ढंग से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो उस समय जो कि नोट देखो, प्रत्येक 8वां एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8वें पर हो गया। कहीं से भी स्टार्ट कर लो, जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से इसको मान लो हमने 1 कहा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एल्यूमिनियम पर आ गए, तो बोरोन और एल्यूमिनियम की सिमिलरिटीज होती है। ठीक है, तो इस ढंग से हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया 1, इसको मान लो, नाइट्रोजन को तो 2 3 4 5 6 7 8, तो नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमिलर होती है। तो ये कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो प्रत्येक 8वां जो एलिमेंट होगा वो पहले वाले एलिमेंट से सिमिलरिटीज रखेगा। क्या कहा हमने? प्रत्येक जो 8वां एलिमेंट होगा वो पहले वाले जो तत्व होगा उसकी सिमिलरिटीज पॉसिबिलिटीज होगी, सिमिलरिटी होगी, गुणधर्मों में समानता होगी। आर यू फैमिलियर विथ म्यूजिकल नोट्स? क्या आप म्यूजिकल नोट्स से फैमिलियर हैं या नहीं है? इन द इंडियन सिस्टम ऑफ म्यूजिक देयर आर 7 म्यूजिकल नोट्स इन अ स्केल। ठीक है, ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल, जैसे हमारे जो इंडियन म्यूजिकल नोट्स हैं, उन इंडियन म्यूजिकल नोट्स में भारतीय संगीत में 7 सुर को देखा गया है। 7 म्यूजिकल नोट्स इन स्केल्स कितने होते हैं? 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं। सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, तो 7 होंगे। इन द वेस्ट दे आर यूज टू नोटेशंस। ठीक है, इन्हीं को जो सा रे गा मा पा धा नी है, पाश्चात्य संगीत में लोग इन सुरों को ऐसे उपयोग करते हैं। कैसे? डो रे मी फा सो ला टी। इस ढंग से इसको याद किया था। क्या बना? डो रे मी फा सो ला टी। देवर, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। देन द नोट्स इन अ स्केल आर सेपरेटेड बाय होल एंड हाफ स्टेप्स, फ्रीक्वेंसी इंटरवल्स टू टोन्स एंड सेमीटोन्स। तो यहाँ पर क्या होंगे? सुर के स्केल पूर्ण टोन या अर्ध टोन आवृत्ति अंतराल से अलग किए गए होते हैं। ठीक, कहीं पर हाफ टोन आएगी, कहीं पर हाफ फ्रीक्वेंसी, कहीं पर फ्रीक्वेंसी इंटरवल्स फिक्स सिस्टम पर होगा ना, कहीं पर हाफ स्टेप फ्रीक्वेंसी आएगी और कहीं पर फुल आएगा। अ म्यूजिशियन यूज दीज नोट्स फॉर कंपोजिंग द म्यूजिक ऑफ अ सॉन्ग। कोई भी जो संगीतकार होता है, इन सुरों का उपयोग कर कोई भी संगीतकार संगीत की रचना कर सकता है। नेचुरली देयर मस्ट बी सम रिपीटेशन ऑफ नोट्स। ठीक है, स्पष्टतः कुछ सुर क्या होते हैं? बार बार दोहराए जाते हैं। एवरी 8 नोट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन एंड इट इज द फर्स्ट नोट ऑफ द नेक्स्ट स्केल। ठीक, हमने क्या कहा? प्रत्येक जो 8वां सुर होगा पहले सुर जैसा होता है, तो अगली पंक्ति का पहला सुर होता है। कहीं से भी स्टार्ट करो तो दूसरी पंक्ति का पहला सुर पॉसिबल माना जाएगा। देखो हमने यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट करें तो देखो, मान लो हमने कहाँ से लिया? मैग्नीशियम से लिया। मैग्नीशियम को 1 माना, 2 ये हो जाएगा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो मैग्नीशियम ये था, पहला मान लिया, तो ये क्या हुआ? 8वां। प्रत्येक 8वां एलिमेंट सिमिलरिटीज थी,
तो ये क्या होगा, फिर पहला म्यूजिकल नोट हो जाएगा। तो इस ढंग से क्या होगा, इसमें चेंजेज आता है। It was found that the law of octaves was applicable only up to calcium, as after calcium every 8 element did not possess properties similar to that of the first। देखो यहाँ पर कुछ अब इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी आ रहे हैं, ठीक है, न्यूलैंड के जो ऑक्सटक नियम थे। तो ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। कहाँ तक? केवल कैल्शियम तक ही ये लागू होगा। देखो मैं इसको बता देता हूँ, यहाँ तक सिमिलरिटीज है, इसके बाद इसमें कोई भी सिमिलरिटीज नहीं पाई जाएगी, ठीक है। इनकी जो गुणधर्म होंगे वो पहले वाले से रिजेंबल नहीं होंगे। इट वॉज अज्यूम्ड बाय न्यूलैंड्स दैट ओनली 56th एलिमेंट्स existed in nature and no more elements would be discovered in the future। देखो उस समय जो नोन एलिमेंट थे केवल 56 थे, ठीक है। तो ल्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है, तब भविष्य में कोई भी नया तत्व नहीं खोजा जाएगा। नो अदर एलिमेंट, क्या कहा, नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर, भविष्य में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं होगा। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बाद में देखा होगा, आज तो हमारे पास बहुत ज़्यादा नोन तत्व हैं, तो उसमें क्या होगा, बाद में कई तत्व पाए गए तो जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। तो उस समय के जो नोन 56 एलिमेंट थे उनके लिए सही था, बट आज के लिए ये थ्योरी फुलफिल नहीं होती है, यानी ये पूरी एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं दे पाता है। इन ऑर्डर टू फिट इनटू दिस टेबल न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स, ठीक है। हमने क्या कहा, अपनी सारणी में इन तत्वों को समंजित करने के लिए न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया। न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट, ठीक है। उसमें जो नोन तत्व थे उसमें से कुछ फिट हो गए, तो जो 2 तत्व को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक साथ एक स्थान में रख दिया, ठीक। कुछ डिसिमिलरिटीज वाले तत्वों को भी एक स्थान में रख दिया, उनकी गुणधर्म में समानता नहीं थी लेकिन फिर भी उनको एक जगह रख दिया। कैन यू फाइंड एग्जाम्पल ऑफ दिस इन टेबल 5.3, ठीक। क्या आप इन तत्वों को खोज सकते हैं टेबल पॉइंट 5.3 में कि उनमें क्या डिसिमिलरिटीज है, ठीक है। तो देखो एक्सप्लेन पार्ट भी दिया गया है। नोट दैट कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन व्हिच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दीज एलिमेंट। देखो क्लोरीन, कोबाल्ट और निकिल, देखो यहाँ पर जाते हैं हम टेबल में, कोबाल्ट और निकिल, ये वाले देखो, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो कोबाल्ट और निकिल को इस वाले ग्रुप के साथ रख दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ, ठीक है। जबकि इनकी प्रॉपर्टीज इस ग्रुप से बिल्कुल भी मैच नहीं खाते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन ये सब क्या है, अपने आप में नॉन मेटल है, जबकि जो कोबाल्ट और निकिल है ये अपने आप में क्या है, मेटल एटम है। तो इनकी प्रॉपर्टीज में कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है, इसमें कोई भी समानता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। आयरन विच रिजेंबल कोबाल्ट एंड निकिल इन प्रॉपर्टीज हैज बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट। आयरन, कोबाल्ट और निकिल से प्रॉपर्टीज में लगभग सिमिलर है, फिर भी इसको किसी दूसरे जगह पर रख दिया, बहुत दूर रख दिया। देखो यहाँ पर है आयरन, एफ कहाँ दिख रहा है, आयरन को इनकी प्रॉपर्टीज से, किसकी, कोबाल्ट और निकिल की प्रॉपर्टीज से क्या थी, इसमें सिमिलरिटीज थी, लेकिन इसको यहाँ पर नहीं रखा गया, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, यहाँ पर इसकी डिसिमिलरिटीज है, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यूलैंड का ऑक्टेट लॉ है तो वहाँ पर कुछ असमानता भी यहाँ पर दिखाई गई है। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।